हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें फर्स्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी को हम कुछ ऐसा डिफाइन कर सकते हैं: solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent at specific temperature. For example, हम रूम टेम्परेचर पर मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस पर NaCl के 36 ग्राम को 100 ml में डिज़ोल्व कर सकते हैं। मतलब 100 ml में 36 ग्राम से ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होगा 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये 36 ग्राम पर 100 ml वाटर और पर 100 ग्राम वाटर इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब बाइनरी सॉल्यूशन में जब हम सॉलिड इन लिक्विड के बारे में बात करेंगे तो सॉलिड को एज ए सोल्यूट रेफर किया जाएगा। मतलब सॉलिड हमेशा सोल्यूट माना जाएगा और लिक्विड सॉल्वेंट माना जाएगा। किसी भी सॉलिड को किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करना बड़ा आसान नहीं होता है। इसको कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। मतलब या तो सॉल्युबिलिटी को रोकेंगे या उसको इंक्रीज करेंगे। तो अब हम उन्हीं फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। इन फैक्टर्स में सबसे फर्स्ट फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। किसी भी सॉलिड को या कोई भी सॉलिड जो है वो गिवन लिक्विड में डिसॉल्व हो या ना हो, ये डिपेंड करता है उसके इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शंस पर। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बिटवीन सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, सिमिलर इंटरेक्शंस हैं, तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। इन शॉर्ट इसको ऐसा कहा जा सकता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब इक्वल इंटरेक्शंस वाले सॉल्यूट इक्वल इंटरेक्शंस वाले सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल, आयनिक सब्सटेंसेस लाइक NaCl, KCl, KNO3 एक्सेट्राज, इनकी सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट्स जैसे वाटर इनमें अच्छी होती है, जबकि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उनमें पुअर होती है। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हम CCl4, CS2 को रख सकते हैं। तो NaCl को अगर आप CCl4 में या किसी भी ऑयल वगैरह में डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन पोलर होता है और NaCl पोलर है। ऐसा ही अगर हम बात करें नॉन पोलर सॉल्यूट्स की, जैसे आयोडीन, सल्फर, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4, CS2 या फिर बेंजीन को भी आप नॉन पोलर सॉल्वेंट कह सकते हैं। तो ये इनमें डिसॉल्व हो जाते हैं, बट NaCl, KCl जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होते हैं। अगर आयोडीन का सॉल्यूशन हम वाटर के साथ बनाने की कोशिश करेंगे तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। तो क्योंकि आयोडीन क्या है, एक नॉन पोलर सॉल्यूट है और वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है, तो ये एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करने से पहले हम एक बात करेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम डिसॉल्व्ड एंड अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट के बिटवीन। मतलब सॉल्यूट सॉलिड और सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, तो इन दोनों के बिटवीन इक्विलिब्रियम होता है। मतलब सॉल्यूट सॉल्यूशन में भी कन्वर्ट हो रहा है
और जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट है वो वापस इसमें भी चेंज हो रहा है, सॉलिड में भी चेंज हो रहा है। तो इसको टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट करेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमें लीच एटलियस प्रिंसिपल को देखना पड़ेगा। लीच एटलियस प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज होती है। मतलब अगर जब भी हम किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, मींस डेल एच ऑफ एंथैल्पी इज नेगेटिव, मींस लेस देन जीरो। अगर डेल एच जीरो से लोअर है तो हम रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। और ऐसे सॉल्यूट को डिसॉल्व करने पर अगर हमने टेम्परेचर राइज किया है तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। और दूसरे हाथ पे ऑन द अदर हैंड अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है, मतलब एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन अगर ग्रेटर है जीरो से, मतलब पॉजिटिव है, उस केस में अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करना है या फिर NaOH को डिसॉल्व करना है वाटर में और हमने क्या किया है, टेम्परेचर को राइज किया है। अगर हमने टेम्परेचर को राइज किया है तो यहां पर इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। और अगर हमने NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को डिसॉल्व करना है या फिर KCl को डिसॉल्व करना है और हमने टेम्परेचर को राइज किया है तो इनकी सॉल्युबिलिटी राइज होती है। रीज़न क्या है कि जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट NaOH या किसी बेस को डिसॉल्व करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यहाँ एंथैल्पी रिलीज होती है और टेम्परेचर राइज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ऐसा ही अगर हमने NH4Cl को या KCl को, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, इनको डिसॉल्व किया है तो जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक होती है। और जब एंडोथर्मिक प्रोसेस है और हमने टेम्परेचर राइज किया है तो सॉल्युबिलिटी भी राइज होती है। लेकिन ऐसा सभी में नहीं होता है, कुछ एग्जांपल एक्सेप्शंस भी हैं इनके। अब बात करते हैं हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं गैसेस की सॉल्युबिलिटी के वाटर में। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ गैस। इन जनरल द गैसेस विच आर इजीली लिक्विफाइबल आर रिलेटिवली मोर सॉल्युबल इन कॉमन सॉल्वेंट्स। ऐसी गैसेस जो इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं या सॉल्वेंट के साथ मोर रिएक्टिव होती हैं, रेपिडली सोल्यूबल होती हैं, मतलब तेजी से सोल्यूबल होगी, ज़्यादा डिसॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड और HCl वाटर में सोल्यूबल होती है अदर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। कार्बन मोनोऑक्साइड हो या HCl हो, ये वाटर में जाकर के आयनाइजेबल हो जाती हैं या आयनाइजेशन हो जाता है इनका, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं और रिएक्ट करने के रीज़न से ये उसमें रैपिडली सोल्यूबल हो जाती है। जैसे ही हम HCl गैस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, ये H+ और Cl- में ब्रेक हो जाती हैं। तो अब यहाँ ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करती हैं और रिएक्ट करने के रीज़न से ये इसमें सोल्यूबल हो जाती हैं। ऐसा ही CO2 के साथ होती है। CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके
और एसिड फॉर्म करती हैं, और इसी रीज़न से ये इसमें सोल्यूबल होती हैं। जबकि बेंजीन में ऐसा नहीं होता है। HCl को अगर आप बेंजीन में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। गैसेस की सॉल्युबिलिटी को जनरली उनके एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट से अच्छे से समझा जा सकता है। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होता है, उसको हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का एक ऐसा वॉल्यूम दैट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट एट टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट एट 1 bar प्रेशर। मीन्स 1 bar प्रेशर पर किसी भी गैस के एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट में गैस कितनी डिसॉल्व है, उसके बेसिस पर हम गैसेस की सॉल्युबिलिटी को समझ सकते हैं। किसी भी गैस का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जितना ज़्यादा होगा वो गैस उतनी ज़्यादा डिसॉल्व होती है। तो हम यहाँ पर गैसेस के एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के ऑर्डर को ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 ml गैस में सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है वो होता है अमोनिया का। अमोनिया इजीली लिक्विफाई भी होती है और वाटर के साथ रिएक्ट भी करती है, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है अमोनिया की। इसके बाद सेकंड टाइम पे आता है HCl। अमोनिया के बाद सॉल्युबिलिटी में सेकंड पोजीशन है HCl की। देन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, देन H2S, देन CO2, देन इथाइन C2H2, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। ये हमने कुछ गैसेस के एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का ऑर्डर देखा है। कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमोनिया और CO2 के जो भी दोनों में से कौन सा गैस मोर सोल्यूबल होगा, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो अमोनिया रहेगा, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट हायर है। तो हायर टू लोअर है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का ये ऑर्डर, तो जिसका जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट गैस उतनी ही ज़्यादा डिसॉल्व होती है। गैसेस की सॉल्युबिलिटी पर अब नेक्स्ट इफेक्ट डालने वाला है टेम्परेचर। टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर राइज करने पर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, तो वो सॉल्वेंट से बाहर आना स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए कोई सॉल्वेंट है, हमने H2O लिया है और इसमें H2S गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं। अगर हम इसको हीट करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आउट होना स्टार्ट कर देंगे और इससे बाहर आना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में डिक्रीज हो जाएगी और सारी गैसेस बाहर आ जाएगी। हाई टेम्परेचर पर गैसेस की सॉल्युबिलिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल सॉफ्ट ड्रिंक्स को हम ले सकते हैं। अगर हॉट सॉफ्ट ड्रिंक होती है, मतलब अगर हमने उसको फ्रीज में नहीं रखा है, चिल्ड नहीं किया है, और फिर हम अगर उसको टेक करते हैं, अगर हम पीते हैं, तो उसमें कोई टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक में जो टेस्ट है वो CO2 के डिसॉल्व होने के रीजन से आता है। और अगर उसका टेम्परेचर राइज है तो वो CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है उसमें कम होती है और हमें सॉफ्ट ड्रिंक का कोई टेस्ट अच्छा फील नहीं होता है। अब हम बात करेंगे एक्सेप्शंस की। हाइड्रोजन और हीलियम ये दो गैसेस ऐसी हैं जो टेम्परेचर राइज करने पर इनकी सॉल्युबिलिटी राइज होती है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। गैसेस की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का इफेक्ट कैसे होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं
द solubility of gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of gas present above the surface of solution. किसी भी सॉल्यूशन के सरफेस पर, सपोज हमने यहाँ पर एक पिस्टन लगाया हुआ है और इस सॉल्यूशन में हमें कोई गैस डिसॉल्व करनी है, और ये हमारा गैस हो गया। अगर हमें इस गैस को ज़्यादा से ज़्यादा डिसॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर राइज करेंगे, और जितना ज़्यादा प्रेशर राइज करेंगे गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ये ऐसा ही सिमिलर स्टेटमेंट था मिस्टर हेनरी का। हेनरी ने गैसेस की सॉल्युबिलिटी को लेकर के एक अपना लॉ दिया, और उन्होंने गैसेस की सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन से रिलेट किया है। उन्होंने एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म ली गैसेस की सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हेनरी कहते हैं द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में गैस का जो पार्शियल प्रेशर उस सॉल्यूशन के ऊपर जितना ज़्यादा होगा, गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो इसी को ही अगर हम अदर वर्ड्स में कहें तो जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है हेनरी लॉ की, वो ये है द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। मीन्स गैस का पार्शियल प्रेशर उसकी मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा मोल फ्रैक्शन गैस की होगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, या हम ये कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा गैस की सॉल्युबिलिटी उस सॉल्यूशन में उतनी ही ज़्यादा होगी। तो प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हम यहाँ एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे जिसको हम KH से डिनोट करेंगे। तो यहाँ जो KH है वो हेनरीज कांस्टेंट है, वेयर KH इज हेनरीज कांस्टेंट। क्लियर। और हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। देखिए नाइट्रोजन गैस के लिए 293 केल्विन पर KH की वैल्यू है 76.48, और नाइट्रोजन गैस के लिए ही 303 केल्विन टेम्परेचर पर हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू है 88.84। तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं हेनरीज कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और अगर टेम्परेचर राइज होता है तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं solubility of gas is inversely proportional to the KH। अगर KH की वैल्यू इंक्रीज होती है तो solubility डिक्रीज होगी। क्लियर स्टूडेंट्स। और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के बिटवीन, तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, क्योंकि दोनों के बिटवीन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये प्रेशर हो गया और ये हमारी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। क्लियर। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है उनके बारे में, जिनमें फर्स्ट है to increase the solubility of CO2 in soft drinks and soda waters, the bottles are sealed under high pressure। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल्स होती हैं उनमें CO2 की solubility को इंक्रीज करने के लिए उन बोतल्स को
हाई प्रेशर पर सील किया जाता है। ठीक है। सेकंड है, स्कूबा डाइवर्स के जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उनमें गैसेस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जैसे जैसे स्कूबा डाइवर्स डीप सी में जाएंगे तो उनके ऊपर प्रेशर इंक्रीज होता जाता है, जिससे अगर केवल और केवल O2 अगर उनके सिलेंडर में है तो उनकी सॉल्युबिलिटी ब्लड में इंक्रीज होती जाएगी, और जब वो स्कूबा डाइवर्स वापस सरफेस की तरफ आते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी क्योंकि प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, नाइट्रोजन गैस के बबल्स उनकी ब्लड वेसल्स में बढ़ना स्टार्ट कर देंगे और कैपिलरीज जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी और वो एक पेन फील करेंगे, और इस पेनफुल कंडीशन को कहा जाता है बेंड्स, और ये डेथ कॉजेज होती है। तो इस नाइट्रोजन गैस के टॉक्सिक इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए गैसेस का ये कॉम्बिनेशन उसमें फिल किया जाता है, जिससे उनको बेंड्स वाली जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती है। फिर आता है हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले जो क्लाइंबर्स हैं या फिर जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, वहाँ पर ग्राउंड लेवल के कंपैरिजन में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लोअर होता है। तो लोअर होने के रीजन से उनके ब्लड में ऑक्सीजन भी लेस डिजोल्व होती है, तो उनको एक मेडिकल कंडीशन से सफ़र करना पड़ता है। इसको कहा जाता है एनोक्सिया। एनोक्सिया डिजीज़ में उनके जो टिश्यूज़ हैं वो वीक हो जाते हैं और जो क्लाइंबर्स हैं वो अनेबल टू थिंक क्लियरली, मतलब उनकी सोचने समझने की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो ऐसा हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले या जो पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं या जो रेगुलर क्लाइंबिंग करते हैं उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब हेनरीज लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। हेनरी लॉ कब कब किसी भी गैस पर लागू होगा। सबसे फर्स्ट कंडीशन है प्रेशर इज़ नॉट हाई। ऐसा है कि प्रेशर इतना भी हाई नहीं होना चाहिए कि गैस को वहाँ से हिलने से ही रोक दे, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पर हेनरीज लॉ वर्क नहीं करेगा। सेकंड, द टेम्परेचर इज़ नॉट टू लो। टेम्परेचर भी बिल्कुल लो नहीं होना चाहिए कि आपने गैस को ही फ्रीज कर दिया है तो गैस फिर गैस नहीं रहेगी तो हेनरीज लॉ वहाँ अप्लाई नहीं होगा। थर्ड, गैस इज़ नॉट हाईली सोल्यूबल। गैस हाईली सोल्यूबल भी नहीं होना चाहिए। और लास्ट है, गैस नाइदर reacts chemically with the solvent or nor dissociates or associate in the solvent। गैस के साथ केमिकली हाईली रिएक्टिव भी नहीं होनी चाहिए और डिसोशिएशन और उसमें एसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कोई कंडीशन है, इन चारों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन कहीं अप्लाई हो रही है तो वहाँ हेनरीज जो लॉ है वो वर्क नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।